अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत कुछ नया करने का एक नया मौका है और बहुत सारी नई ख्वाहिशात, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। और जब बातों से बात निकलती है तो हमेशा अच्छी बात ही कहनी चाहिए। अपने मुंह से अच्छी बात निकाला करें। जब आप अपने मुंह से अच्छी बात निकालते हैं तो सामने वाले पे आपकी बात का असर रहता है। इसलिए मैं और फैसल डेली अपने शो के आगाज़ में आपसे अच्छी बात करते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि जिस मुआशरे में गुर्बत, भूख की शिद्दत से ख़ुदकुशी कर ले, उस मुआशरे के अमीर कल अपने रब के सामने क्या उज़र पेश करेंगे। लेकिन अफसोस आज हम अपने मुआशरे में ये देखते हैं कि अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है। और जो अमीर है अगर वो देख ले कि उसके घर में काम करने वाले ही किसी गरीब को उसकी तनख्वाह से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो या तो धुतकार दिया जाता है या कह दिया जाता है कि जी हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ों से भी बालातर हमारे दीन में हमारे हमसाये का कितना हक है। तो अगर एक हमसाया ऐसा है जो कि अच्छा खा रहा है और एक हमसाया ऐसा है जिसके घर रोटी नहीं पकी, तो यकीन करें आज के दौर में ना हमारे मुआशरे में फैसल नहीं पूछते। दुनिया भर की परेशानियों को तो हम अपने सर पे ले लेते हैं, लेकिन अगर पड़ोस में हमारा भाई बहन पड़ोसी भूखा सोया है तो उसका सवाल भी हमसे होगा। दीन तो हमें ये सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। आज के शो में क्या कुछ है। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। कहीं तो बिल्कुल ही गैस गायब है और कहीं आग मचोली जारी है। कम प्रेशर के मसले मसाइल हैं। लोग जो हैं वो गैस ना होने से किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ये आज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे इस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आज सर्दी में होने वाली जो बीमारियां और इसका जो इलाज है उस पर हम बात करेंगे। लाइक हम देख रहे हैं कि हर किसी को, हम भी देख रहे हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं। मुझे जैसे फ्लू है। अच्छा, ये कोई वो नहीं है कि अभी सर्दी आई है तो फ्लू होना शुरू हो गया। मतलब मैं पंजाब से जब होके आई वहाँ पर इतनी सर्दी, यहाँ पर सर्दी तो मेरे मुताबिक ना होने के बराबर है। लेकिन फ्लू का अटैक इवन बच्चों में भी, बुखार है, फ्लू है, आपकी बॉडी पेन है, सर दर्द है। और कराची में आजकल जितना वेदर डस्टी हुआ है ना उसकी वजह से आपको खांसी होना शुरू हो गई है। तो इन बीमारियों का क्या इलाज है, ये आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। सिंध में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो 22 से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तो जो भी बच्चे हैं वो अपने वालिदैन का भी से दिमाग खाना शुरू कर दें कि जी इतने दिन की छुट्टियां और हमें यहाँ लेके जाएं। और हम भी सर्दियों की छुट्टियाँ मिलेंगी। फैसल ने ऐसे करके देखा कि ये तो मुझसे प्रोग्राम के बाद बात करना, या ये हम अपने बॉस से बात करेंगे प्रोग्राम के बाद। अच्छा जी, अब गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल करेगा। कोयटा में निजी स्कूल की जानिब से स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और किस्तों पर फ्रिज, टीवी, मोबाइल, गाड़ियां तो मिलती हैं, घड़ियां नहीं मिलती। क्या कभी आपने सुना या देखा है कि किस्तों पर घर का राशन मिलता है? आज हम आपको लाहौर की एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जो लोगों को राशन किस्तों पर देती है। अच्छा जी, क्या वजह है और ये स्टेप उन्होंने क्यों लिया है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया का रुख करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के आखिरी मैच के लिए दोनों टीमें आज मुल्तान से कराची पहुंचेंगी और तीसरा और आखिरी टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा। अल्लाह करे हमारी टीम थोड़ा अच्छा खेले। लेकिन उसमें तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जिसमें मज़ा आया वो था कल रात फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को रोन दिया, पिछाड़ दिया, क्रोएशिया क्रश्ड। फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 0 के मुकाबले में 1, 2, 3 गोल से शिकस्त दी। लियोनेल मेसी ने 1 और अल्वारेज ने 2 गोल स्कोर किए। अब सबकी नजरें होंगी आज दूसरे सेमीफाइनल पे। मराकश द हॉट फेवरेट वर्सेस फ्रांस। आज रात 12 बजे का मुकाबला होगा। ऐसे में अर्जेंटीना ने 8 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। शो में आज इस पे भी बात करेंगे। और मेसी के पास ये दूसरा और आखिरी मौका। एक और ऐसा शख्स है जिसके पास आखिरी मौका था, वो तो रोते रोते स्टेडियम से बाहर चला गया था। वही पसंद है। हाँ। आप देखें, आप ना स्पोर्ट्समैन को ना पसंद जिसको पसंद करते उसके साथ बुरा हो जाता है। बाबर मेरा फेवरेट, वो उसको आपने नजर लगा दी और अब बेचारे रोनाल्डो को नजर लगा दी। अल्लाह इनकी मदद करे यार। मुझे वैसे रोनाल्डो पे बड़ा ही अफसोस हुआ था। ऐसे आपको होता है ना दिल से वो होती है कि यार काश मैं यहाँ पर मौजूद होती। तो खैर ये ऐसी ख्वाहिशात है,
आप ऑनियन का जिक्र नहीं कर सकते। बहुत सारी दीगर रिपोर्ट शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं अवामी मसले की। और वो मसला ये है कि दुनिया चांद पे जा रही है और हमारे घरों में गैस नहीं आ रही है। कोयटा और अतराफ में बारिश के बाद मौसम सर्द हुआ, ऐसे में गैस जो है वो गायब हो गई है। अच्छा जी, और शहरी बहुत परेशान है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से। नूर बताएगा, गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सार्फिन को किस तरह की मुश्किलात का सामना है, क्या कह रहे हैं, प्लीज आगाह कीजिएगा। में सर्द हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत जो है नुकता जमात से हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़ियारत में आज दर्जा हरारत -7 है और कलात में -4 है। तो मौसम जो है बलूचिस्तान के जो शुमाली बलूचिस्तान उसमें शदीद सर्द है, साइबेरियन हवाएं चल रही हैं, यख सर्दी की जो शिद्दत उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है। जिस चीज़ की कमी है वो है गैस। जी हाँ, कोयटा अतराफ जो उसके अतराफ में और बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जो शुमाली बलूचिस्तान के, वहाँ पर गैस जो है इंतहाई कम है। कहीं पे तवील लोड शेडिंग की जा रही है, कहीं पे जो है गैस प्रेशर इंतहाई कम है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि घरों में इतनी गैस भी नहीं आती कि चूल्हा जल सके, जिसकी वजह से वो बाज़ारों को रुख कर रहे हैं और तंदूरों से महंगी रोटी खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि सुबह का वक्त है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तलबा तालिबात ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाना है, जबकि मर्द हजरात ने ऑफिस में और अपनी ड्यूटीज़ पे जाना है, जिसके लिए नाश्ता ज़रूरी है और खाने पकाने के लिए नाश्ता के लिए गैस बहुत ज़रूरी है। लेकिन गैस नहीं, इस वजह से वो बाज़ारों को रुख करते हैं और यहाँ से या बेकरी के आइटम्स खरीदते हैं या फिर तंदूरों पे जो है वो महंगी रोटी खरीदते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो नूर हमारे साथ ही रहिएगा, नूर हमारे साथ रहिएगा। हमने आपसे मजीद भी बात करनी है और इंतज़ामी उमूर के हवाले से बात करनी है कि इसको एडमिनिस्टर अब कैसे किया जाएगा। पेशावर का रुख करते हैं, सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ भी यही मसले मसाइल हैं। सज्जाद, शहरी परेशान हैं, ये बताएं कि कोई लोड मैनेजमेंट का कोई दिया गया है प्लान कि जी सुबह में खोल दें खाने के बनाने के टाइम पे, तो दोपहर में थोड़ी बंद कर दें, कोई इस तरह की चीज़ है? पेशावर में भी गैस का मसला तो मौसम सरमा के शुरू होते ही जो है वो भी साथ शुरू हो गया था। गैस इंतज़ामिया की जानिब से भी टाइमिंग्स तो दी गई हैं, लेकिन उस टाइम पर भी जो है गैस नहीं आती। शहरी यही शिकवा करते हैं। सुबह बताया गया था 7 से 9 बजे तक गैस आएगी, लेकिन उसमें भी कम प्रेशर होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है, तो नाश्ते वगैरह जो तैयार किया जाता है उसमें काफ़ी दुश्वारी होती है। कई लोग तो जो है सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिलेंडर की गैस भी महंगी होने की वजह से कुछ लोग जो है फिर बाज़ारों का रुख करते हैं। और इस तरह दोपहर के औकात भी बताए गए थे कि 12 से 2 बजे जो है गैस आएगी, लेकिन इसमें भी गैस की मुश्किलात का सामना होता है। और शाम को तो गैस आती ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और दर्जे हरारत पेशावर का जो है 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, तो सर्दी भी होती है और गैस भी नहीं होती, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इन दिनों में अगर हम बात करें तो पेशावर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस की बिल्कुल ना होने की जो है शिकायत मौसूल हुई हैं। अगर हम बशीराबाद के पेशावर के इलाके की बात करें तो वहाँ पर इन दिनों में गैस के हुकाम जो है नई पाइपलाइनें डाल रही हैं और पुरानी पाइपलाइनें भी गैस नहीं आ रहे। पिछले 10 दिन हो गए हैं वहाँ पर बिल्कुल गैस नहीं है, जिससे उस इलाके के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा नूरुल आरिफीन, आप बताएगा कि इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो क्या कह रही है, वो किस तरह इसको मैनेज करने के बारे में सोच है, कोई प्लान तश्कील दिया गया या पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी सिर्फ हीले बहाने, दावे हैं, बातें हैं? जी महक, जब से सर्दियां कोयटा में शुरू हुई नवंबर से, तो नवंबर से लेके आज तक जो है वो कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पे, कोयटा नहीं पूरे बलूचिस्तान की अगर हम बात करें कि जो शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाके कलात हैं, आपका ज़ियारत है, पशीन है, वहाँ पर आए रोज़ एहतजाज किया जा रहा है। क्योंकि कोयटा के अलावा जो अगर हम बात करें ज़ियारत में, वहाँ पे आज दर्जा हरारत -7 सेंटीग्रेड है और कलात में -4 है। तो इन जो शदीद इलाके हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, कोयटा से भी ज़्यादा है, वहाँ पर गैस प्रेशर बिल्कुल नहीं है, या तो तवील लोड शेडिंग है या जो है बिल्कुल कम गैस प्रेशर है। तो वहाँ पर आए रोज़ एहतजाज किया जा रहा है, कौमी शाहराहों को ब्लॉक किया जाता है, एहतजाज किया जाता है। लेकिन जब सुई गैस के दफ्तर के सामने भी कई जो है सियासी जमातों ने और कई शहरियों की जानिब से, इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया, उनकी तरफ से यकीन दहानी तो कराई जाती है कि हम जो है गैस का जो ये प्रॉब्लम है इसको हल कर लेंगे और उन्हें यकीन दहानी करा के एहतजाज ख़त्म करवा लिया जाता है। लेकिन
ये मसला हल नहीं होता, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास इतनी वाफिर मकदार में गैस मौजूद नहीं है कि बलूचिस्तान के जो है सर्द इलाकों में गैस फराम की जाए। यहाँ पे जो गैस जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे जो LPG और दूसरे जो गैस के स्टेशन हैं उनको भी बंद कर दिया गया घरेलू सार्फिन की, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मसला हल नहीं हो सका है। जी, सबसे बड़ा अलमिया ये है नूर के जिस सूबे से गैस दरियाफ्त हुई उस सूबे में ही गैस की प्रोविज़न नहीं है, और मसला या तो ये है कि गैस की कमी है या मसला ये है कि गैस की मैनेजमेंट की कमी है। मैं आखिर में सज्जाद से भी ये पूछना चाहूँगा, सज्जाद ये अब ये तो बता दिया लोगों ने कि जी आपने बता दिया कि जो शेड्यूल है उसमें भी गैस की प्रोविज़न नहीं हो रही है, लोगों को नहीं मिल रही है, ऐसे में लोग अपने मामूलात ज़िंदगी चलाते कैसे हैं? जी बिल्कुल, गैस के मसाइल जो बढ़ने के साथ लोगों ने जो है LPG सिलेंडर का जो है घरों में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो पेशावर के देही इलाकों की बात करें तो वो दोबारा से जो है लकड़ियों के ऊपर जो है खाना पकाना जो है अपना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वो गैस की नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है बाज़ारों का भी रुख करते हैं, तो सुबह हो दोपहर हो या शाम तो लोग बाज़ार से रोटी भी लेते हैं और दीगर अशियाई ज़रूरत भी लेते हैं, ख़रीदते हैं और उसको जो है खाने के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो गैस ना होने की वजह से घरों में जो है ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्म पानी के अलावा जो है खाने पकाने के दीगर मसाइल में भी जो है उनको मुश्किलात की मसला जो है पेश आता है। और इसके साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ अगर हीटर ना हो सर्दियों में तो उसके लिए लोग फिर जो है दीगर नेमुल बदल जो है इस्तेमाल करते हैं। और पेशावर में के अलावा जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो पेशावर में फिर भी गैस की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में गैस की अब तक सूरत हाल। ठीक है सज्जाद, आपका बेहद शुक्रिया। नूरुल आरिफीन, आप भी हमें अपडेट कर रहे थे आपका। इसके अलावा लाहौर की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर तो गैस आती ही नहीं है भाई इन दिनों में। कराची के किन किन इलाकों में गैस की लॉड शेडिंग है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे हाथों में ये चाय कॉफ़ी का कप है, तो हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो गैस आ रही है लेकिन बहुत सारी जगहों पे गैस नहीं आ रही है। हमने ब्रेक से जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, हमने ये मशीन से कॉफ़ी बनवा के मंगाई है, अभी चाय नहीं आई क्योंकि नीचे शायद गैस नहीं आ रही। कराची में कहीं गैस नहीं आ रही। आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही। ये जीनत से पूछ लेते हैं ना। जी जीनत से पूछते, जीनत बताएं कराची में कहीं गैस आपको पता लगे कि कहीं आ रही है गैस? जी महक, बिल्कुल अगर शहर कायद की बात की जाए तो सर्दियां शुरू होती ही ठंड की पहली लहर आई और चूल्हे शहर कायद के बासियों के ठंडे हो चुके हैं। इसी वजह से होटल पे बड़ी तादाद में लोगों का रश है। अगर ये बात की जाए कि होटल पे शायद गैस आ रही हो तो होटल वाले भी इस चीज़ से बड़े परेशान हैं कि गैस जो है वो मैसर नहीं है। मेरे साथ होटल के एक काम करने वाले मुलाजमीन मौजूद हैं। आपके होटल पर गैस आ रही है क्या? बिल्कुल ना होने के बराबर है, रश है, तो उस वजह से जो है ना हम लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग की वजह से। इस वजह से लोग जो है ना लोगों के घरों पे भी जो है ना गैस ना होने के बराबर होता है, तो लोग इसलिए जो है ना आके इधर होटलों से जो है ना चाय वगैरह ले जाते हैं लोड शेडिंग की वजह से। तो हम लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। होटल पे भी सिलेंडर यूज़ हो रहा है। अगर शहर कायद की बात की जाए तो तकरीबन 70% इलाके ऐसे हैं जहां ये कहा गया था कि 8 घंटे गैस मैसर होगी, लेकिन वहां 8 घंटे भी गैस मैसर नहीं है। लोग सिलेंडर और जिनको सिलेंडर की सहूलत अवेलेबल नहीं है वो लकड़ियों पर खाना खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि होटल से कब तक खाना खाएं, शहरी ये कहते हैं। तो गैस का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। सर्दियाँ शुरू हैं, उसके बावजूद शहर कायद का बुरा हाल है। अब तो आने वाली सर्दी बताएगी कि लोगों को किस तरह से चीज़ें मैसर होती हैं। सिलेंडर्स की कीमत भी जो है वो मार्केट में बढ़ती दिखाई दे रही है। होटल्स पे रश लगा हुआ है। आज तो खासी सर्दी है महक, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है, लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में गैस लोड शेडिंग क्या जो है वो शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। बिल्कुल जीनत, आप सही कह रही हैं। होटल्स हो जाएं, घर हो जाएं, हर कोई परेशान नज़र आता है, बट अगेन इंतज़ामिया कहाँ पर है जीनत? बिकॉज ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। हर साल कराची में गैस का मसला होता है और हर साल बातें होती हैं, हर साल दावे होते हैं। इवन पापोश एरियाज़ में रहने वाले भी जो लोग हैं वो परेशान हैं। जो इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर फैसल हमें लगता है कि होनी चाहिए गैस, वहाँ पे भी गैस नहीं है। सुई सदन गैस कंपनी के तर्जुमान सलमान अहमद सिद्दीकी साहब से हमने रब्ता किया है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। ये बड़ा क्रंच मोमेंट है, आपको भी पता है, और इस क्रंच मोमेंट पे आप हमसे बात कर रहे हैं, दैट्स रिलीफ। तो बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे अगर सुई सदन की बात की जाए, कराची हो गया या दीगर इलाके हो गए, गैस का क्या इशू है सर यहाँ पे?
वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एक अच्छा आपने सब्जेक्ट लिया जिस वक्त अभी काफी बहस में भी है। बिकॉज ये देखिए, तो मैं हर दफा हर साल ये बात बताता जरूर हूँ कि ये जो नेचुरल फिनोमिना है कि जो गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते हैं एनुअल बेसिस पे। तो हर साल 8 से 10% जो गैस है उसके जखायर में कमी हो जाती है। अच्छा, साथ साथ तलब बढ़ती रहती है, नए नए कस्टमर सिस्टम में आते रहते हैं, तो ये जो तलब और रसद का फर्क है ये बढ़ता रहता है। जब तक नए जखायर नहीं आते सिस्टम्स के अंदर तो ये चीज डेफिसिट बढ़ा रहता है। हम अपनी अगर बात करें, सुई सदरन को जो गैस मिलती है हमारे कोटे से जिंदगी पूरे पाकिस्तान की जो गैस जितनी दरियाफ्त होती है जमीन से, उसमें से 300 से 350 MMCFD पिछले 3-4 साल के अंदर हमारे इनटेक में कमी हुई है। और इसी तरह हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती रही है। अब इस डिमांड सप्लाई के गैप को कहीं ना कहीं तो मैनेज करना होता है, और मैनेज करने के लिए किसी न किसी की गैस सेक्टर को हमें कर्टेल करना पड़ता है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कस्टमर्स जो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं। तो अभी भी हमने 15 नवंबर से जो इंडस्ट्रीज हैं, जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी, उनकी जितनी पावर जनरेशन की गैस सप्लाईज होती थी उसको कट ऑफ किया। उसके बाद फिर हमने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी उनसे भी 50% पे जाके कर्टेल की गैस जो कि पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहे थे, ताकि वो गैस हम डाइवर्ट कर सकें अपने डोमेस्टिक कस्टमर को। और खास तौर पे जो सर्दी के अंदर हमारे बलूचिस्तान के जो सारिफीन हैं उनकी काफी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ गैस एक लाइफ लाइन के तौर पर यूज होती है, वहाँ हीटर्स के बगैर सर्वाइवल नहीं होता। तो ये सारे जो एडिशनल डिमांड्स हमारी विंटर्स के साथ, बिकॉज देखिए लाखों गीजर्स भी खुल जाते हैं, तो ये एडिशनल डिमांड जो क्रिएट हो जाती है, इसको पूरा करने के लिए आपकी अगर सप्लाईज इवन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो बिजनेस है, हमें तो फायदा होता है। लेकिन अगर हमारे पास वो सप्लाईज ही नहीं है तो हमें मैनेज करना पड़ता है। इसलिए ये जो बेहतर करने के लिए प्रेशर प्रोफाइलिंग करते हैं ताकि बेहतर हो जाए इसको। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसमें शिकायत हैं, यहाँ पे हमें भी आ रही हैं। उसकी कुछ वजूहात है जो मैं थोड़ी सी, अगर आप 1 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा आगाह कर दूं आपको। देखिए, उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो मेन सप्लाई सिस्टम है उससे करीब जितने इलाके होते हैं उनको गैस के प्रेशर प्रॉपर आ रहे होते हैं, लेकिन जो वो दूर होते जाते हैं इलाके मेन सप्लाई से और टेल एंड्स पे हम पहुंचते हैं तो गैस प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसकी ऑलरेडी कमी होती है ना। तो अगर पूरा हो तो हमारे को पूरा मिलेगा, जब वो कमी होनी शुरू होती है तो हमारे टेल एंड्स के जो इलाके होते हैं मजाफात के, वहां पे जाके लोगों को बहुत लो प्रेशर हो जाता है या कभी कभी नहीं मिलता। इसमें जो बुनियादी वजह जो अभी सामने आई है 1 साल में, वो गैर कानूनी इस्तेमाल है गैस कंप्रेसर्स का, जो कि लोग इसलिए करते हैं कि जी मैं गैस हासिल कर लूं, खुदगर्जी थोड़ी सी उसमें शामिल होती है उनकी, और उस वजह से दूसरे को पड़ोसी को ना मिले। तो खाली खुद पड़ोसी को नहीं मिलती, 6-6 गलियां 6-6 मोहल्ले जो है वो गैस खींच लेते हैं वो कंप्रेसर। तो अमूमन ये तासुर होता है कि SSGC की तरफ से गैस सप्लाईज नहीं जा रही, जबकि गैस सप्लाईज जा रही होती हैं, ठीक है, वो कम्प्रोमाइज होती हैं, प्रेशर कम हो जाते हैं वहाँ पहुंचते पहुंचते। लेकिन उन इलाकों के लोगों को पता है हमारे पास कम प्रेशर आएगा, हम सकिंग मशीन ये लगा के हम खींच लेंगे तो हमें तो अपने घर में मिल जाएगी। इसके लिए ज़ाहिर है एक ये क्राइम है, इसको हमने पकड़ भी रहे हैं लोगों को, वहाँ उनकी डिस्कनेक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ये चादर और चारदीवारी का मसला हम एंटर नहीं हो सकते हर घर में जब तक हमारे पास एक अच्छी तरह उसकी लीड ना हो, कोई प्रूफ ना हो, और कोई हमें वहाँ पे इस तरह से पहुँचाए कि जी यहाँ अंदर है और इस तरह से हम इसको फिर उसको। सलमान साहब, हम एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे ज़रूर ये पूछूंगा कि ऑब्वियसली घरों की चारदीवारी का मसला होता है, लेकिन व्हाट अबाउट दोज बिग इंडस्ट्रीज जिन्होंने बूस्टर लगा के और रेजिडेंशियल एरिया की गैस भी खींच ली है। प्लीज़ स्टे विद अस, हम एक ब्रेक के बाद इस अहम मामले पे बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे गैस की शॉर्टेज पे, और तर्जुमान सुई सदन गैस सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, आपने ब्रेक पे जाने से कबल ये बात की थी कि जी के घरों के मामलात होते हैं और वहाँ पे कोई अलग से खींच रहा होता है और कोई चीज़, लेकिन सर व्हाट अबाउट दोज बिग इंडस्ट्रीज़, चाहे वो कराची में हो या दीगर, ख़ासतौर पर कराची में है और ये कोरंगी लांडी की साइड पर, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने बूस्टर लगा के रेजिडेंशियल एरिया की गैस खींची हुई है, सर इस पर तो कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। हमारे जो सेक्टर्स हैं ना वो डिफरेंटली अलग अलग, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हमारे अलग एक सिस्टम पे होते हैं, उनकी हाई प्रेशर्स पे होती है, उनकी लाइन डिफरेंट होती है। अच्छा, फिर उनके कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास या चेक्स होते हैं जिसमें हम अपने सारे मीटर्स पे अपने कैनवस पे देख रहे होते हैं कि हमारी कितनी सप्लाईज जा रही हैं और उनके पास कितनी सप्लाईज मिल रही हैं, और इस हिसाब से बिलिंग होती है। जहाँ वो एराटिक होता है, कहीं अगर चेंज आता है तो हमें कोई शक पड़ता है कि जी ये ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया, जो कि इसको एक X नंबर का इसको प्रेशर अलाउड था या X नंबर की इसको हम क्वांटम दे रहे थे, उससे अगर वो डेविएट कर रहा है तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे सर्च होती है, और अगर ऐसी कोई चीज बरामद होती है तो उनको भारी जुर्माने भी होते हैं, उनको कट ऑफ भी किया जाता है। लेकिन चूंकि वो उनकी सप्लाईज डोमेस्टिक लाइन की सप्लाई से अलग होती हैं, तो ये तासुर गलत है कि जी डोमेस्टिक कस्टमर जो है
वो इंडस्ट्रियल कस्टमर की वजह से सफर करता है। सही। अच्छा सलमान साहब, ये भी कलमिया है कि हम हर साल देखते हैं ये गैस की शॉर्टेज का मसला, लेकिन कोई इसका हल ऐसा नहीं निकलता जिसको हम कहें कि ये लॉन्ग टर्म हल है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने देखा कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। अच्छा, फिर हमने ये बातें कीजिए कि अगले साल ये मामला किसी हद तक हल हो जाएगा, लेकिन इस साल ये मजीद ज़्यादा हो गया, यानी हर साल तलब बढ़ रही है और हर साल ये मसला संगीनी के साथ सर उठा रहा है। सर, क्या आप लोगों के पास कोई प्लान है जो आगे आने वाले वक्त में आवाम को ये तसल्ली दे सके कि विद इन 1, 2, 3 ईयर्स इस लोड शेडिंग पे काबू पाया जा सकेगा? कोई लॉन्ग टर्म प्लान है आप लोगों के पास मौजूद? देखिए, मैं इसमें एक और वजाहत कर दूं कि एक तो शायद मेरी बात से थोड़ी सी नाउमीदी का तासुर जरूर आए, लेकिन वो फैक्ट्स पे मुनसर बात होगी। बात देखिए ये है कि आगे ये चीज शायद मजीद बढ़े, और इसका इजहार मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी इसका स्पेकुलेशन देती रही हैं कि ये चीजें चूंकि हर साल डिमांड बढ़ेगी और सप्लाईज कम होंगी, अनटिल एंड अनलेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं वो नई गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर करें पाकिस्तान में। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी बहुत स्ट्रेस किया है, अभी लास्ट 10 डेज पहले ही काफी स्ट्रेस हुआ है, और उनको नए लाइसेंस इशू करने की बात हो रही है। जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनको नई जगहों पे डिग करने की बात हो रही है, ताकि जो गैस रिजर्व पाकिस्तान के अगर वो हमारे पास एक्सप्लोर होकर सिस्टम में आ जाते हैं तो डेफिनेटली इस गैप को फिल किया जा सकता है, और अगर नहीं आएंगे तो खुदा न खास्ता ये चीज बढ़ेगी। अच्छा, ये चूंकि सुई सदन का डोमेन नहीं है तो मैं बराह रास्त इस पे इसलिए आपको जवाब नहीं दे सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन कंपनीज को ज़ाहिर ओन करती है, और सारा जितना भी मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम देखती है। ठीक है सलमान साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे। आता है कि हम जब बात करते हैं ना गैस की लोड शेडिंग की, तो इसमें बहुत सारे लोग कसूरवार नजर आते हैं, क्योंकि अवाम ने तो भाई रोटी खानी है, रोटी पकानी है। जरा लाहौर का रुख करते हैं, दानिश मुनीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से, उनसे जानते हैं कि लाहौर की क्या सूरत है। दानिश बताएगा लाहौर के किन किन इलाकों में, वैसे तो मुझे पता है लाहौर में कहीं पर भी गैस नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जरा ज़्यादा वजाहत के साथ बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ गैस नहीं आ रही, अवाम को कितनी मुश्किलात का सामना है? अजी महक, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और आप चूँकि लाहौर से हैं और कुछ दिन ही यहाँ पे गुजारे भी हैं, इसकी सूरत हाल से खासी आगाह भी हैं। लाहौर की सूरत हाल भी मुल्क के दीगर जो है वो शहर उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ये पोश इलाकों की बात कर रहा हूँ, और बड़ा अहम सा टाइम जो है वो नॉर्दर्न गैस की जानिब से चुना गया है कि जिस वक्त लोगों ने दफातर में जाना है और जिस वक्त घर में आके खाना खाना है, उसी ही टाइम पर स्पेसिफिक तौर पर जो है वो गैस जाती है। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान जो है वो, और 8 से ऑनवर्ड 2 बजे तक भी इलाका जात में गैस नहीं है, और रात को 8 बजे से लेकर 10-12 बजे तक जो है वो गैस की जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है। और जिन इलाकों में गैस आ भी रही है वहाँ पर खासी जो है वो उसकी मिकदार इंतहाई कम है, कि जिस पे खाना पकाना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, जिसके बायस से शहरियों को LPG की जानिब जो है वो जाना पड़ रहा है, होटलों की जानिब जाना पड़ रहा है। तंदूर पे जाते हैं तो वहाँ पर लकड़ियाँ जलाने की वजह से तंदूर जो है वो उन्होंने तंदूर वालों ने अपने मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं, जबकि लाहौर में इस वक्त जो LPG की कीमत चल रही है वो 220 रुपये से 230 रुपये तक का सिलसिला जारी है। अगर इलाकों की बात की जाए तो अंदरून शहर से मुल्का जितने भी इलाका जात हैं वहाँ पर गैस ना होने के बराबर है। और उसके अलावा जो इचरा है, जल्लो का इलाका है, इसकी के साथ साथ जो ताजबाग, मुगलपुरा और ये सारे इलाका जात हैं, जोहट ऑनर। इस वक्त मैं एक पोश एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे अकब में मीटर मौजूद है। अगर कैमरा में नज़र दिखाए तो इसकी जो सुस्त रवि है वो भी आपको करती है कि गैस की जो सूरत हाल है शहर में वो किस तरह से चल रही है। ये मीटर इस कदर सुस्त चल रहा है कि गैस होगी तो ये चलेगा, और जो इस एरिया में गैस मौजूद है वहाँ पर गैस का प्रेशर भी इतना कम है कि रोटी भी नहीं पक सकती। और जिस सूरत हाल में रोटी बनती है वो शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि वो रोटी खाने के काबिल भी नहीं होती, इस कदर वो अकड़ जाती है गैस की मिकदार कम होने की वजह से पाकिस्तान में। और ये एक नहीं, एक मसला कई दीगर मसाइल को जन्म देता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। ये एक ऐसा मसला जो जन्म देता है। अगर आपके पास गैस नहीं होगी तो या तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करके सिलेंडर लेंगे या फिर लकड़ी की जानिब जाएंगे, और जब आप लकड़ी काटेंगे इसका मतलब है कि आप दरख्तों को ऑब्वियसली उनकी जो है वो कटाई कर रहे हैं, हमारी ग्रीनरी में कमी होगी। हमने सुई सदन के तर्जुमान से भी बात की, सलमान अहमद सिद्दीकी से, और उन्होंने भी तफसीलन अपने एंड से बताया कि क्या मामलात हैं। एक्सप्लोरेशन जब तक नहीं होगी, हाँ, एक्सप्लोरेशन नहीं होगी तब तक तो ये मामला तो हम आगे चल के अपने प्रोग्राम में ज़रूर
कोशिश करेंगे ये बात करने की और उन कंपनीज़ को भी ऑन बोर्ड लेने की जो एक्सप्लोरेशन पे हैं कि आखिर हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे और कब तक हम ये सुनते रहेंगे कि अगर मज़ीद एक्सप्लोर नहीं हुई तो एग्जिस्टिंग जो इस वक्त ज़ख़ीरा है वो डिप्लीट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। अर्जेंटीना ने मचा दी है धूम, फाइनल में पहुँच चुका है, क्रोएशिया को क्रश कर चुका है। अर्जेंटीना ने 8 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं लियोनेल मेसी, वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये दिन था लायनल मेसी का, अर्जेंटीना के खुशियों और जश्न का। क्रोएशिया के पास मेसी के हमलों का कोई जवाब ना था। मैच का पहला गोल पेनल्टी किक पर 34वें मिनट में मेसी ने स्कोर किया। 5 मिनट बाद अल्वारेज ने गेंद जाल में पहुंचाई। तीसरा गोल मेसी के खूबसूरत खेल का नतीजा था। उन्होंने कमाल महारत से क्रोएशिया की दिफाई लाइन को तोड़ा और अल्वारेज को पास दिया। अर्जेंटीना को 3-0 की बर्तरी हासिल हो गई। टीम छठी बार फाइनल में पहुंची तो खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। मेसी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अब इसी पर बात करने के लिए अब्दुल मोईद फुटबॉल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोईद, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, हम देख रहे हैं कि मेसी का ये आखिरी मौका है मेसी के पास और हमने देखा कि कितना जम के खेल रहे हैं, खूब जान लड़ा के खेल रहे हैं वो, क्या कमेंट करेंगे? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। मेसी के लिए आखिरी मौका है और अर्जेंटीना हैज अ लॉट ऑफ हाई होप्स विद हिम क्योंकि दिस इज द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर मेसी। रोनाल्डो और मेसी की ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 2 decades एक कंपटीशन चल रहा था which ended by Portugal getting out of the World Cup by Morocco in the quarterfinals. So now people were expecting that Messi and Argentina will go through or maybe they can bring up the glory. जहाँ तक मैच की बात करें, the team is playing for Messi. आप उनके कीपर्स एमी मार्टिनेज से देख के till their striker Julian Alvarez. What post match, pre match उनके on interviews देखेंगे, they're saying they're doing it for Messi because this is the last World Cup for one of the best players in the world. Or that's what we saw. Start हुआ match, it was a very evenly matched match था. Croatia started off well, Perisic was good, Luka Modric, despite Croatia lost. I am a huge fan of this guy. I think puri footballing community is a huge fan of this guy. The way he was controlling the midfield in the first 30 minutes. फिर वो 5 minutes का एक दरमियान में सेशन आया जिसमें अर्जेंटीना took over. This which was between 34 minutes till 40 minutes जिसमें उन्होंने 2 स्कोर किए goals. I think the first penalty was quite harsh क्योंकि Julian Alvarez उसने बॉल लॉफ्ट की थी over the keeper and keeper was trying to be, अगर आप रूल्स देखें तो keeper was standing on his grounds, he was trying to save the ball. Julian Alvarez आके he hit him. Just if Julian Alvarez आके he hit the keeper, so technically it was not a penalty, लेकिन it was a harsh decision और penalty दे दी थी अर्जेंटीना को. लेकिन after that it was all Argentina had the upper hand. Messi was tremendous last night. Julian Alvarez and at the back, Nicolas Otamendi and Christian Romero. All of the team was outstanding. Or as we all know, Croatia does not score a lot of goals. Yes. Or I think first half में ये match खत्म हो गया था after वही period of 5 minutes जिसमें Argentina ने 2 goals score कर दिए थे and then the win was quite imminent. Absolutely, क्योंकि the Manchester City boy Alvarez ने क्या ही ज़बरदस्त गोल्स भी किए हैं, लेकिन हम यकीनन द वर्ल्ड इज़ थिंकिंग अबाउट अल्वारेज, लेकिन अल्वारेज को अगर आप ब्रेक करके डिफेंस लाइन और असिस्ट नहीं करेंगे तो फिर अल्वारेज के पास भी बॉल नहीं पहुंचेगा, वो गोल नहीं करेंगे. आई नो कि आई एम टॉकिंग अ लॉट अबाउट मेसी, बट दिस गाय डिजर्व्स ऑल द टॉक्स, ऑल द प्रेजेस बिफोर द वर्ल्ड कप भी, और अब जब ही हैज़ एंटर्ड द फाइनल्स सब उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या. और कल तो उनकी बाज़ाब्ता मैराडोना द ग्रेट से भी उनकी जो है वो कंपैरिजन की जा रही थी, एंड ऑन द सेम पेज ही इज़ गोइंग. अगर वर्ल्ड कप गोल्स की बात की जाए, असिस्ट्स की बात की जाए, पासेस कंप्लीशन की बात की जाए, मुझे दिस विल बी अ ड्रीम रन और ड्रीम कंप्लीट अगर तो अर्जेंटीना जीतता है. बट there is still one match to go. That's the 50-50% chance, and that depends a lot on today's match. Morocco versus France. क्या देख रहे हैं?
मोरक्को जो है वो कमाल करता जा रहा है और बवाल करता जा रहा है, क्या फ्रांस के पास आज मोरक्को के पास फ्रांस को अपसेट करने का चांस है? France and Morocco, this is going to be very interesting क्योंकि in this tournament, हर टूर्नामेंट में हमें कोई ना कोई डार्क हॉर्स मिलता है जो सरप्राइज पैकेज होता है, बट वो यूजुअली हम क्वार्टर फाइनल तक देखते हैं, उसके बाद जो है वो टीम यूजुअली आउट हो जाती है. लेकिन Morocco, they have done exceptionally well at the moment. It's going to be a very, very good match because Morocco is a team that is right now an unbeatable team. Or when we see France, France is an unstoppable team. So this is going to be a very good match. The way France are playing right now, आप उनके center for everybody is contributing from Giroud to Griezmann to Mbappe and then some Dembele, and then you have Adrien Rabiot in the midfield, and then you have Hugo Lloris in the goal, and then you have Rafael Varane in the defense. So this is a team full of stars, though they're missing Pogba and Kante, Benzema as well. Lekin the way they're performing is exceptionally well. At the same time, when you look at Morocco has been exceptional. Unki defense is something to watch out. Only Croatia and Morocco had similar defense ratio in the tournament. Now Croatia is out, so Morocco is one of the best defenses of the tournament. They do not concede at all. So at the same time, France scores a lot of goals. Aapko pata hai how Mbappe is, how Dembele is, and then you have Giroud. Giroud is now the top scorer of all time for France, and he's taken over the great Thierry Henry. So this is going to be very interesting. Griezmann, Giroud, Rafael Varane, Hugo Lloris, in just the stars ke liye, this is the last World Cup. So and if they get into the finals, this is also going to be the first team जो एक World Cup जीतने के बाद in the very next World Cup जो है they're in the finals. So huge stakes on this match. But let's see how it goes. क्योंकि इस tournament में आप you cannot predict anything because the heavyweights, Brazil, England, who were the favorites, they got out in the quarterfinals. Then we saw Portugal doing really well in the round of 16, and then in the quarterfinals they lost to Morocco. So this is as I said earlier, one team is right now unbeatable, the other team is right now unstoppable. So it's going to be a good clash. अच्छा मुईद, अब जिस तरह का ये जो टैक्टिकली मैच हुआ, इट वाज द ऑफेंस वर्सेस डिफेंस, ये जो पहला सेमी हुआ, दूसरा सेमी भी तकरीबन ऐसे ही होने जा रहा है कि मोरक्को से टाइट और वो कंसीड नहीं करते. दूसरी तरफ फ्रांस, दे लाइक टू गो विद द फ्लो एंड दे लाइक टू गो बैंग बैंग बैंग, गोल्स. अब सिचुएशन ये है कि एक टीम जो बड़ा से टाइट करती है मोहित, और एक टीम जो कि बहुत ही फ्री फ्लो खेलती है, वो टीम जो डिफेंस पे, उसके पास कितना मार्जिन होता है. वो इस 45 मिनट के जो हाफ्स में वो कब ये सोचती है कि जी नाउ इतना टाइम हम उनको रोकेंगे, एंड नाउ इज़ द टाइम कि इतना रोकने के बाद, अगले बंदे को निढाल करने के बाद, नाउ टू अप द एंटी. तो ये आप ज़रा मुझे टेक्निकली बताइएगा. लेकिन this is a very good question. हमने last night भी देखा, Croatia sits back a lot and they hit you on the counter. लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, it was a harsh penalty. It went into the favor of Argentina, and they kind of panicked after that. और जो आपने दूसरा गोल देखा that Julian Alvarez scored, that was actually from a corner kick. Croatia को corner kick मिली, and they had a lot of people on the offensive side. और एक बॉल ब्रेक थ्रू हुई एंड काउंटर अटैक हुआ, जिसमें आई थिंक the credit goes to Julian Alvarez for his determination and for his desire to take the ball forward, or eventually he scored the goal. So इसमें actually ये है कि when you're a team who parks the bus, who have 10 to 11 man behind the ball, आपके लिए एक ये problem होती है, one error, one mistake, if the opponent scores the goal, then you're open, because then you have to be offensive, and when you go offensive, you have more chances to get goal scored against you. तो ये एक जो है आपका क्या नाम है, एक disadvantage होता है. लेकिन usually what happens is कि teams like Morocco, teams like Croatia, they wait
to hit you on the counter or either on the set pieces. क्योंकि counter पे जो दूसरी टीम होती है, they're mostly in your own half. Then when you have players like Hakeem Ziyech who can hit you on the break or they can benefit you on the counter. तो हमें यही देखना है कि वो फ्रांस कब फ्रांस देता है चांस या फिर नहीं। लेट्स सी कि कौन मीटअप कर रहा है अर्जेंटीना से फाइनल में। थैंक यू सो मच। तो फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बस अब अख्ताम को पहुंच रहे हैं। हमारे शो का पहला हाफ भी अख्ताम को पहुंच रहा है और हमें लेनी है ब्रेक। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कोयटा में अब हुसूल तालीम की राह में वसाइल की कमी पाँव की जंजीर नहीं बनेगी। निजी स्कूल की जानिब से बलूचिस्तान के मुतवसत और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले काबिल तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें बासलाहियत और मुस्तहिक बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डिटेल्स नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में देखिए। तालीम और मियारी तालीम हासिल करना हर काबिल तालिब इल्म का ख्वाब है। अब ये ख्वाब जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। बलोचिस्तान के मतवास्त और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी महंगे और मियारी तालीमी इदारों में पढ़ सकेंगे। कोयटा में निजी स्कूल की जानिब से ज़हीन और मुस्तहिक तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को संवारने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कोयटा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों की 120 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मैगिस का टेस्ट चल रहा है जो स्कॉलरशिप और एडमिशन टेस्ट है। ये बेसिकली हम उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं और इवन इसमें कोई कैद नहीं है, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं, उनका ये टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तलबा ने भी इस इकदाम को सराहा। टेस्ट देने आई हूँ ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके और उसकी बना पर मैं पढ़ सकूँ। मैं बहुत मेहनत करके 8 तक पहुँची हूँ। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। मेरा यानी कि एट्थ ग्रेड तक मेरी जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, रिज़ल्ट है 8 तक के, वो पोजीशन होल्डर हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकतूर का स्कूल का कि इस लोग ने जो गरीब बच्चे हैं उस लोग के लिए स्कॉलरशिप रखा है। मुस्तकबिल के मेहमान कहते हैं मियारी और यकसा निज़ाम तालीम के ज़रिए ही वो आगे बढ़ सकते हैं। जिसको मौका नहीं मिलता कि वो पढ़ाई ना कर सके, गरीब है वो, ताकि वो पढ़ाई कर सके यहाँ पर आए। निजी स्कूल में स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले तलबा खुश और मुतमईन हैं। कहते हैं आला तालीम हासिल करके मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। विदाउट एनी कॉस्ट मैं स्टडी कर रहा हूँ और अगर हम बात करें मैगिस स्कॉलरशिप की टेस्ट की, तो ये जो ना एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। वो जो ना इससे इंटरटेन हो सकते हैं और यहाँ पर जो हमारे बॉयज़ कैंपस है वहाँ पर हम जो ना हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल, इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेन। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि फरवरी में सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। तो आगे बढ़ते हैं। आसान अक़सात पर एसी, फ्रिज, टेलीविज़न इन जैसी अशिया तो मिल जाती हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि आसान अक़सात पे घर का राशन भी मिलता है? अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना, विच इज़ वेरी गुड कि भाई अच्छा, अगर आपके घर में कुछ नहीं है पकाने के लिए तो आप आसान अक़सात पे ये राशन ले सकते हैं। आयशा अता हमें एक ऐसी खातून से मिलवा रही हैं जो कि दिहाड़ीदार तबके को आसान अक़सात पर पूरे महीने का राशन देती हैं। महंगाई के इस दौर में गरीब अफराद के लिए ये ऑफ़र किसी नेमत से कम नज़र नहीं आती है। तो ज़रा पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। तो हालात इस तरह के भी आए कि हम बहनें बहुत छोटी थी तो घर में खाने को कुछ नहीं था और दुकानदार जो है वो उधार देने के लिए तैयार नहीं था। तो वालिदा ने सोचा कि मैं इन सब बच्चियों को जरा मार दूँ, क्योंकि हम वो चाह रही थी कि भूखा नहीं देख सकती थी उनको। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस लाइफ में कुछ ऐसे गुजरे, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। जब ग्रेड 2 या 3 का जो मुलाजिम होता है उसकी सैलरी जो होती है ना वो 18 से 20 हज़ार होती है और हम 8 बहनें हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो इस काबिल किया, तो कम से कम भूखे पर हम लाजमी काम करेंगे, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो पाकिस्तान के इसके पर काम नहीं हुआ। हमारे पास नमक से लेके आटे तक
हर चीज़ जो कि खाने पकाने के लिए यूज़ होती है किसी भी अच्छे मार्ट में अवेलेबल होती है, वो दस्तयाब है। तरीकाकार हमने ये बनाया हुआ है, सिंपल है। इसमें आपने एक ID कार्ड की कॉपी देनी होती है, अपने घर का बिल देना होता है, हम उनका घर भी देखते हैं ताकि पेमेंट जो है अगर वो नहीं आ सके किसी वजह से तो हम उनकी पेमेंट जो है ना वो कलेक्ट कर लें। भूख जो है वो तमाम बुराइयों की जो है ना वो जड़ है। हम ये करते हैं कि 1 महीने का राशन उसको देते हैं कुछ एडवांस पैसे लेकर, उसके बाद जो है वो पैसे पूरे महीने में से थोड़े थोड़े पे करने होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आज दिहाड़ी उसकी लगी है, कल नहीं लगी, तो उसके बच्चे भूखे नहीं सो रहे, वो पैसे जो है ना कमा के परसों दे दे। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए सैयदा शबाना जमशेद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। शबाना, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, बहुत बेहतरीन काम आप कर रही हैं। अच्छा, मैंने अभी रिपोर्ट में ये सुना कि आप 8 बहनें और घर में खाने को नहीं था, जो कि बहुत मुश्किल वक्त यकीनन रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। उधार मांगने पे भी कोई उधार नहीं देता आज के दौर में कि पता नहीं लौटा पाएंगे कि नहीं। तो जो आपने अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस देखे हैं, मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ हम उन्हीं चैलेंजेस से करें कि कितनी मुश्किलात आपने फेस की। जी थैंक यू सो मच। और जैसा कि अब हम आपने बताया कि जो मुश्किलात जो है ना हमने देखी हैं, मैंने पहले भी रिपोर्ट में जो है ना वो हम 8 बहनें थी बेसिकली, और फादर जो हैं वो एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे, उनकी सैलरी इतनी नहीं थी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप घर के खराजात, घर के बिल वगैरह जो है ना वो पे करते हैं तो महीने का जो एंड आ जाता है, उसके बाद जो है ना आप इस काबिल नहीं होते कि आप दुकान पे जाके कोई भी चीज़ जो है ना वो घर लेके आ सकते हो। और हमारे माशरे में ये हमारे माशरे की आप बेहिसी कह लें कि आपको दुकानदार जो है वो कुछ भी किस्तों पे तो दे सकता, लेकिन आपको एक आटे का थैला जो है वो नहीं मिल सकता। आपको 10 रुपये पे, 20 रुपये पे आप बच्चों को जो है ना इस तरह का एक बड़ी फैमिली के लिए लाके जो है ना वो राशन नहीं रख सकते। तो ये हालात हमने जो है ना वो बचपन में फ़ेस किए, क्योंकि वालिद की सैलरी जो है ना वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाती थी, और दुकानदार जो छोटे दुकानदार होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है, वो इस लिमिट से ज़्यादा उधार भी नहीं दे सकते आपको। तो वो ऐसा भी वक्त आया कि दुकानदार ने जो कहा कि अब मज़ीद उधार नहीं मिल सकता, तो वालदा जो है वो बड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि कोई भी माँ जो है ज़ाहिर है वो अपने बच्चों को जो है वो भूखा नहीं दे सकती। तो लेकिन एक माँ जो है वो कोई भी डिसीजन को कहती है कि कुछ इस तरह का हो कि बच्चे मेरे जो है ना भूख से ना तड़पे। तो वालदा ने कहा कि मैं जो है ना आज इनको अगर खाने का अरेंज नहीं हो सकता तो मैं इनको भूखा नहीं देख सकूँगी, तो मैं इनको आज मार दूँगी। लेकिन क्योंकि माँ जो है वो इस तरह का स्टेप भी नहीं ले सकती, तो वो ऐसा कर नहीं पाई, और वालिद ने जो है ना जिस तरह खाना अरेंज किया रात को, तो ये इस तरह के वाक़यात हमने अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा फेस किए। तो वो वाक़या जो है ना कहीं हमारे जहन पे जो है ना नक्श है, और हमने भी लाइफ में सोचा था कि जब भी कभी अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि हमारे हालात जो है ना इस काबिल होते हैं, तो जो हालात हमने फेस किए हैं, जो वाक़यात हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जो हमारे पे गुजरे हैं, वो पाकिस्तान के और बच्चे बच्चियाँ या ऐसी फैमिलीज़ जो होती हैं लोअर क्लास फैमिलीज़, उन पे कम से कम जो है ना इस तरह का वक्त ना आए। अच्छा शबाना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है, क्या आपने ये सोचा था कभी कि इसको बिज़नेस मॉडल के तौर पे करेंगे? बिकॉज आप एक तरीके से माशाल्लाह से सर्व कर रही हैं लोगों को, इंसानियत को सर्व कर रही हैं, लेकिन अनटिल और अनलेस ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर आपका पर्पस भी सर्व नहीं होगा। तो उसको सक्सेसफुल कैसे बनाया आपने? देखें, एज अ बिज़नेस मॉडल भी जो है ना सक्सेसफुल इसलिए है कि माशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ठीक है, और पर्पस जाहिर है क्योंकि भलाई का है, लोगों के काम का है और नेक नीति का है कि जब आप माशरे के एक मेजर इशू पे काम करने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ है, सैलरीज भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये खैर का काम है, हम इसमें बेतहाशा लोगों की तरह का प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते कि एक गरीब आदमी जो है हम उसको मज़ीद बर्डनाइज्ड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये मॉडल जो है ना वो पेश किया और जिस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो फिर पाकिस्तान के बेस्ट 10 स्टार्टअप्स में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, और जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे बाकायदा बुलाया गया, क्योंकि मैं वाहिद एक पाकिस्तान की लेडी थी जो कि इसके ऊपर वर्किंग कर रही है, कि लोअर क्लास के ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं हुआ कभी भी, वो लोग क्या खा रहे हैं,
ठीक है, उनकी भूख के जो ऊपर काम नहीं हुआ, बहुत सारी NGOs काम करती हैं, वो मुफ्त राशन बांटती होंगी, लेकिन कम से कम इस तरह का काम नहीं हुआ कि एक घर में प्रॉपर पूरे साल का राशन जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का जाता हो। सही। अच्छा शबाना, एक तो मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम हो गया है आपको ये काम करते हुए। सेकंड मुझे ये बताएं कि जैसे जो ज़रूरी अशिया हैं लाइक आटा है, चीनी है, चावल है, घी और दीगर जो मसाले वगैरह, उनकी ख़रीदारी आप किस तरह से करती है? अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट है तो उस शॉर्टेज को आप कैसे पूरा करती हैं, कैसे चीज़ों को मुमकिन बनाती हैं? काम वो 2019 में जो है ना वो स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तब जो है ना वो एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था। आज हमारे जो है ना वो 6 स्टोर हैं, लेकिन परचेजिंग में हमें अभी भी प्रॉब्लम है। जैसे आटा, ठीक है, जगह बेसिक इशू है, लाहौर में आटा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि पंजाब का जो सूरत हाल है, तो 76 मिलें हैं इस टाइम लाहौर में, और जिसमें से 4 मिलें जो है ना हमें आटा जो है ना फराहम करती हैं। ये मिल मालिकान का एक माफिया है, वो आटा जो है ना प्रोवाइड ही नहीं करता, कागजात में करता होगा, लेकिन हमें जो है ना अभी तक आटा नहीं मिलता। मेरे 6000 से ज़्यादा कस्टमर हैं, और आटे की जो सप्लाई होनी चाहिए वो हमें नहीं प्रॉपर मिलती, तो उसमें परचेजिंग का सामना जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। वो नहीं चाहते मिल मालिकान के जो गरीब के दरवाजे तक जो है ना वो सब्सिडी वाला आटा जो है ना वो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। फिर चीनी जो है वो उसका मेजर इशू हो जाता है, वो भी शॉर्ट रहती है मार्केट में, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो हम बल्क परचेजिंग क्योंकि कर रहे होते हैं, तो वो बासानी जो है ना वो अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं जिस पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो हमें जो है ना वो नहीं सही तरीके से मिल पाती, या वो उस तरीके से नहीं मिलती जितनी कि हमारी ज़रूरत है। शबाना, ये जो आपने बात की ना, अगर ऊपर से ही मामला ठीक हो तो शायद हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। पहले तो ये बताइए कि क्या सिर्फ जो दिहाड़ीदार तबका है क्या वही आपके पास आके राशन ले सकता है, एक चीज़, और दूसरा ये बताइए कि रिकवरी रेट क्या है? लाइक बहुत सारे लोग अगर रिटर्न नहीं कर पाते, किस्त अदा नहीं कर पाते, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? महंगाई का जो आलम है, हर एक चीज़ जो है ना वो इंसान की जो बाइंग पावर है वो तकरीबन बहुत ख़त्म हो गई है। हमारे पास ना सिर्फ दिहाड़ीदार तबका आता है, मज़दूर तबका आता है, बल्कि फैक्ट्री वर्कर्स आते हैं। हमारे पास मिडिल क्लास सारी आती है राशन लेने के लिए, जिसकी सैलरी 40 से 45 हज़ार रुपये तक की है, वो लोग भी हमारे पास राशन लेने आते हैं। जिसकी सैलरी 60 से 70 हज़ार तक की है, वो भी आते हैं, क्योंकि जब आप घर का किराया दे रहे होते हैं, बिजली के बिल दे रहे होते हैं, बच्चों की फीसिस के बाद आपके पास वही हालात आ जाते हैं जो हम पे गुजरा। महीने के अंत में आपके पास राशन जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता, और कोई आपको जो है ना वो एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। आप जो है वो किसी दुकान पे जाके इस तरह से ख़रीदारी जो है ना वो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखते हुए हर किस्म का तबका जो है ना हमारे पास आता है इस पर राशन लेने के लिए। और रही बात रिकवरी रेट की, क्योंकि माशरे की एक सबसे बड़ी जो नीड है इस टाइम वो खुराक है, भूख है, और ये इस तरह की सहूलत है कि लोग चाहते हैं कि हम ज़ाहिर अब 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, तो 3-3 साल से लोग हमारे जो है ना वो कस्टमर हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। तो रिकवरी रेट हमारा माशाल्लाह से जो है ना वो 100% है, क्योंकि इतनी बड़ी सहूलत, क्वालिटी, रेट्स के ऊपर हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, रेट मार्केट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हम कभी भी इनको बर्डनाइज नहीं करते। तो इस वजह से हमारा रिकवरी रेट जो है ना वो 100% है, लोग हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। सही। अच्छा शबाना, आपने खुद कहा ना कि 2019 में आपने ये काम शुरू किया, माशाल्लाह 6 आप लोगों के स्टोर्स हैं, तो नेक्स्ट फर्दर प्लान्स क्या हैं? इसको सिर्फ आप लाहौर तक महदूद रखेंगी या पाकिस्तान के बाकी जो शहर हैं वहाँ पर भी इसके अपने स्टोर्स के ओपनिंग का कोई प्लान है आपका? देखें, जहाँ तक मैं तो चाहती हूँ कि गरीब हमारा जहाँ जहाँ भी है पाकिस्तान के जिस जिस इलाके पे है हम वहाँ पे जाके स्टोर बनाएं, क्योंकि हर उस इलाके की ज़रूरत है। ये जो हमारे अभी 6 स्टोर हैं हमारे उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे हमारा गरीब रहता है, जहाँ पे हमारा मज़दूर दिहाड़ीदार तबका जो है ना वो रहता है। और मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, हर इलाके से मुझे कॉल आती है कि इस तरह की सहूलत जो है ना यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जो है ना इसको फैलाएंगे और ये काम जो है ना वो आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शबाना। और आप जो काम कर रही हैं उस पर पूरी दुनिया काम कर रही है, और ना सिर्फ ये कि दुनिया बल्कि हमारा दीन भी हमें यही सबक देता है कि अगर आपको कोई सबसे बेहतर, सबसे अच्छा काम आपको लगता है कि आप करें,
तो आप किसी को खाना खिला दें, भूखा किसी को ना रखें। लेकिन हमने ये देखा है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हम अपनी रिसोर्सेज से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देते हुए और एक लेविश लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। दीन इस्लाम जो है उसमें हर शोबा ज़िंदगी में सादगी, एतदाल, मयाना रवी की तलकीन करता है। फजूल खर्ची, नमूदो नुमाइश और हद से ज़्यादा ऐश व शर से ये मना भी करता है। बिल्कुल, लेकिन फैसल देखिए आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि जी आपने जब तक शो ऑफ नहीं करना तब तक आपको सुकून नहीं आएगा। जब तक आपने बता नहीं देना कि जी आपने शादी पे लाखों करोड़ों खर्च कर दिए हैं, तब तक आपकी जो है ना रूह को सुकून नहीं आना। अब है ये ऐसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने किसी को दौलत से नवाजा है तो इसे इस्तेमाल करने, अपनी खुशियों को दुबाला करने और अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करने में क्या हर्ज है। अच्छा, ये भी एक सवाल बनता है कि जब अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है तो फिर आप किसी के लिए ऐसा वसीला बन जाए कि उसका घर चलता रहे, आप किसी के लिए ऐसा वसीला बन जाए कि उसके बच्चे की तालीम जारी रहे, किसी के लिए आप ऐसा वसीला बन जाए कि उसको कभी किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, यानी उसको आप कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दें। मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे देखा कि जिनको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत दिया है, उनके घर में हर चीज़ की एक वाफिर मिकदार में हर चीज़ मौजूद है, तो फिर वहाँ पर चीज़ें ज़ाया होना शुरू हो जाती हैं। जो उनके बच्चे होते हैं, जिनकी जनरेशन होती है, उनको चीज़ों की समझ नहीं आती है कि उन्होंने किस तरह से ख्याल रखना है, किस तरह से जो उन लोगों ने है वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। लाइक उन्हें फजूल खर्चियों की आदत हो जाती है। फैसल, मुझे अभी तक याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और नौकरी नई नई शुरू की, तो जो मेरी तनख्वाह थी उसमें मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि इस छोटी सी तनख्वाह में ना, वो थी तो बहुत ही कम, और मेरी मैं कहती है इसमें भी तुमने कोई वो ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी जिसके बाद तुम्हें ये लगे कि ये मैंने इसमें से फजूल, मतलब उस तनख्वाह में भी मेरी मुझे सिर्फ 3000 रखने के लिए देती थी। बात क्या है, बात ये है कि ये जो बड़े बूढ़े ना, इन्हें पता होता है कि वक्त एक सा नहीं रहता, और जो आज जो बादशाह है वो कल को गधा भी हो सकता है। और फैसल, आप देखें कि ये आपका ब्रॉटअप होता है, ये आपकी ग्रूमिंग होती है, और ये चीज़ स्पेशली माँ से आपके अंदर आती है। डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो मुआशरे की एक तल्ख हकीकत भी बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे ना कि जब तक आप नमूदो नुमाइश ना कर लें, जी हमने ऐसा वलीमा किया, हमने ऐसी बारात की, हमने तो बेटी को फलाना जहेज़ भी दे दिया, तब तक आपको सुकून नहीं आता। ये हमारे मुआशरे में एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि आपने जब तक उसको सोशल मीडिया पे इसकी धूम नहीं मचा दी, तब तक आपको लगा नहीं कि शादी हो गई, आपका कोई फंक्शन हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और माशरे में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और इसमें मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया का जो किरदार है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो उसकी नुमाइश के लिए एक तस्वीर लगा देते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो तस्वीर जो हम लगा रहे हैं, ठीक है आपके जो हम पल्ला हैं वो तो उसको खुश होकर देख लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कमज़ोर दिल लोग भी होते हैं जो कि उनके अंदर उनके पास वो सलाहियतें नहीं होती, तो उनके लिए वो तस्वीरें फिर बाइस तकलीफ़ हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़्यादा दिया हुआ भी हो तो हुक्म यही है कि अगर तुम्हें अल्लाह ने ज़्यादा दिया भी है तो उसका दिखावा ना करो, ताकि दूसरों को उसकी तकलीफ़ ना पहुँचे। और जहाँ तक आप लोगों ने कहा कि फजूल खर्ची की जो आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा एक आदत बना ली है, तो फिर वही बात है कि अगर हम अपने दीन को समझते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम कामों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें आसानी भी होती है, हमारे ऊपर कोई बोझ भी नहीं पड़ता, और उसके साथ साथ हम किसी का दिल आज़ारी भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि सूरह बनी इसराइल की एक आयत है जिसका मैं मफ़हूम यहाँ पर बयान कर रही हूँ कि यकीनन वो लोग जो दिखावे की खातिर दौलत लुटाते हैं वो शैतान के भाई हैं, और शैतान जो है वो अल्लाह का नाशुक्रा है। तो गोया जो भी लोग सिर्फ दिखावे की खातिर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो शादियों में 1 महीना 2 महीना पहले अपने पूरे घर में लाइट्स लगा लेते हैं, और वो हर एक को पता चल रहा होता है कि इस घर में शादी होने वाली है, ये भी तजावुज़ है, किसी चीज़ का हद से बढ़ जाना। या फिर ये कि दिखावे की खातिर जो है वो जो चीज़ें आप अपनी बेटी को या बेटे को दे रहे हैं उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, या लोगों को बुला के दिखा रहे हैं कि हमने जहेज़ में ये दिया या देना चाह रहे हैं, या हमें ये मिला और उसको भी दिखा रहे हैं, तो यकीनन ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें मना किया गया और सादगी अख्तियार करने का हुक्म दिया गया। अच्छा मैम, हम देख रहे हैं कि शादी से लेके जो हमारे हुक्म है खुदा का और सुन्नत रसूल भी, वहाँ से लेके सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी तक, हर मामले में ये चले ये दुनियावी मामला है ना, हम तो चलो उसको अलग कर दें, लेकिन जो हमारे दीनी मामलात हैं सबसे ज़्यादा हम उनमें नमूद नुमाइश करने हमने शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पे ये बकरीद में मैं देखता हूँ कि जी हाँ भाई कितने का लिया जी हमने, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, गलियाँ बंद कर रहे हैं, जानवर को घुमा रहे हैं। और अगर बात करें ना उस हवाले से तो लोग
बुरा मान जाते कि जी हम लाए, आपको क्या मसला है। हम कितनी अखलाकी जो जिसको पायदान कहते हैं उसके आखिरी हम स्टेप पे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। फिर मुझे एक आयत का मफ़हूम याद आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जो अल्लाह के बंदे हैं ना वो फजूल खर्ची करते हैं और ना वो बुखल करते हैं, बल्कि वो एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। यानी वही बात है कि ठीक है, आप अगर कोई महंगा जानवर ले आए हैं और आप साहिब हैसियत हैं तो भी आपको नुमाइश करने की क्या ज़रूरत है। आप उसको एक तरफ बांध के रखें और जब वक्त आएगा तो आप उसकी कुर्बानी दें, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद तो अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा आपने लोगों से तो नहीं रज़ा लेनी या उनसे कोई दाद वसूल करनी, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, अगर आप उसको अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उसको करके दिखाया है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो हम अपने रब को, हम अपने रसूल को राज़ी करते हैं और हम दोनों जहान की कामयाबियाँ समेट रहे होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम उसी चीज़ को नुमाइश की तरफ ले जाते हैं या दिखावा करते हैं तो हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं। तो यकीनन हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीकियां हैं, लेकिन यही फ़र्क पैदा कर देती हैं। आपके अच्छे काम को बुराई में बदल देती हैं, आपकी नेकी को बदी की तरफ ले जाती हैं, आपके दिखावे को दूसरों के दिल आज़ारी की तरफ ले जाती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो यकीनन हम अपने रब को नाराज़ ही करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम अपने दीन को समझें, जो कि बहुत आसान है और हमें बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन मैंने ये चीज़ अपनी फैमिली में भी देखी है कि अगर आप रोके ना कि अच्छा इतनी महंगी चीज़ ना ख़रीदें, आप इस तरह से ना करें, तो आगे से कह दिया जाता है जब अल्लाह ने दिया तो भाई खर्च करो, जब अल्लाह ने दिया तो फिर ये चीज़ ख़रीदो, जब अल्लाह ने दिया तो इतना महंगा पहनो। तो ये जो एक बन चुका है कि जब अल्लाह ने दिया तो फिर आप यकीनन अल्लाह ने आपको दिया है तो उस पर आप इतना महंगा पहनना, इतना महंगा खर्च करना, क्या ये सही है? और ये कह देना कि जब अल्लाह ने दिया तो फिर खर्च करना है। देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नान नफ़के में जो मोतदिल होकर चलता है वो आधी मईशत को संभाल लेता है। यानी अगर आपने उसमें एतदाल किया, जो भी आप खाना पीना पहनना जो कर रहे हैं, तो आपने अपनी मईशत को कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। यानी आने वाले वक्तों में आप बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चल पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले, अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा है और आपने उसमें से 80% खर्च कर लिया और आपने कहा देखा जाएगा 20% तो महीने भर के खर्चों में है, लेकिन अगर आपको कोई अचानक ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा मांगने के लिए। तो इसलिए हमेशा कहा गया कि एतदाल का रास्ता इख्तियार करो। और जहाँ तक ये बात है कि लोग ये कहते हैं कि अगर हमें अल्लाह ने दिया है तो हम महंगा तरीन लिबास पहनेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस महंगे तरीन लिबास को ख़रीदने से पहले ये ज़रूर सोच लें क्या ये पूरे महीने की तनख्वाह इस पर लग रही है या हम कुछ % बचा रहे हैं जो आने वाले वक्त के लिए हमने रखना है। क्योंकि देखिए, एक मरतबा एक साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी के लिए, तो उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों पे भी कुछ थोड़ी सी गर्द थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने करीब बुला के पूछा कि क्या आप साहिब हैसियत नहीं हैं? तो उन्होंने कहा मैं हूँ। तो आपने फरमाया कि फिर नज़र आना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि फिर आपने उनको वापस भेजा कि आप घर जाएं। उन्होंने अपने बाल तरशवाए, दाढ़ी तरशवाई, अपने लिबास को दूसरा जो धुला हुआ और साफ़ सुथरा लिबास था वो पहना, खुशबू भी लगाई, अच्छे अंदाज में आए। इस चीज़ का तो हुक्म है कि आप अच्छे नज़र आएँ, लेकिन अच्छा नज़र आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा तरीन लिबास पहने। आप एक मुनासिब और एक मोतदिल लिबास भी पहनकर खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। आपका बुनियादी चीज़ ये कि आप साफ़ सुथरे हों, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं। लेकिन एक महंगा लिबास पहन लेने से ही ये ज़ाहिर नहीं होता कि आप साहिब हैसियत हैं। आपको उस थोड़े से कम कीमत के लिबास में भी अच्छी तरह से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करना आता है तो बुनियादी तौर पे ये कहा गया है कि आप अच्छे नज़र आएँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया है तो चलें थोड़ा सा महंगा लिबास पहन लें, लेकिन इस कदर भी नहीं कि दूसरे लोग जो हैं फिर वो ये सोचें कि पता नहीं क्या कुछ आपके पास है और हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये जो कमज़ोर लोग होते हैं फिर वो ये ज़रूर सोचते हैं। और बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से बच्चे जो इस एज पे होते हैं तो वो फिर कॉम्प्लेक्सेस में भी मुब्तला होते हैं ऐसे लोगों को देख के कि हमारे पास क्यों नहीं है। और फिर उसकी आजकल जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तमाम इस किस्म की चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपने वालिदैन के फिर मजबूर करते हैं कि वो गलत काम करें और उनको भी ये चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये माशरती सतह पर जो हैं अच्छी नहीं है। तो हमें एज ए होल सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं और क्या हम अपने रब को राज़ी कर रहे हैं। क्योंकि हम हर काम में, हर चीज़ में सबसे पहले ये देखते हैं और एक मुसलमान को ये देखना चाहिए कि मेरे रब का इस बारे में क्या हुक्म है, मेरे रसूल ने ज़िंदगी में इस चीज़ को किस तरह से ज़ाहिर किया है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये अहकामात दिए हैं कि हम इस तरह से करें। उन्होंने तो ये फरमाया कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो किसी और को उसमें शामिल कर लो। रोज़ी ज़्यादा है तो रोज़ी में शामिल कर लो, इल्म ज़्यादा है तो इल्म में भी शामिल कर लो। जो जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दी हैं उसमें दूसरों को शामिल करोगे तो अल्लाह उसमें बरकत भी देगा और वो राज़ी भी होगा। सही, ठीक।
सर लेकिन डॉक्टर साहब इसमें हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमारे आज के मुआशरे में जो हकदार है उसका हक मारा जा रहा है, जिसको वाकई ज़रूरत है शायद उस तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाती कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। तो ये जितनी भी चीज़ों का हमने जिक्र किया है, इनकी रोकथाम के लिए बजाते खुद हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हर इंसान की ये जिम्मेदारी है, इसमें सिर्फ मुसलमान होना ही ज़रूरी नहीं है। बहैसियत इंसान हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे जो करीब तरीन रिश्तेदार हैं, सबसे पहले तो हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, और उसके बाद जो हमारे करीब तरीन रिश्तेदार हैं, हमारी उन पर नज़र होनी चाहिए, हमारी उनसे मुलाकात होनी चाहिए, हमारा उनसे रब्ता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, ये तमाम लोग, इनमें जो करीब तरीन लोग ज़रूरतमंद हैं, अगर हमें उनका एहसास नहीं है तो फिर हम कैसे इंसान हैं? फिर हम इंसानियत के तो उस मकाम पर ही नहीं है ना जिस पे अल्लाह ताला ने बताया कि तुम इंसान जो है वो दूसरों के काम आता है और उसको दूसरों की ज़रूरियात का, उनकी चीज़ों का पता होना चाहिए। हमें अगर अपने दोस्त का नहीं पता कि उसने सही से वो रात को खाना खा के सोया या भूखा सोया तो किस बात की दोस्ती? अगर हमें अपने पड़ोसियों का नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है तो हम एक अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। तो ये जो एक सोसाइटी का जो अल्लाह ताला ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने करीब तरीन लोगों का ख्याल रखो, अपने बहन भाइयों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो। और फिर ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की गई है कि वो जो आमदनी का एक हिस्सा जो तुम्हें ज़्यादा दिया गया है वो उन लोगों पर खर्च कर दो जो ज़रूरतमंद है। अगर हम उन पर निगाह नहीं रखते और ज़रूरतमंदों तक ज़कात या अपने सदकात नहीं पहुँचाते तो गोया फिर वही बात है कि हम इंसानियत के उस मकाम पर नहीं है जिसको अशरफुल मखलूक़ात से नवाजा गया जिस इंसान को। तो हमें उस रुतबे को कायम रखने के लिए इन चीज़ों को अपनी निगाह में रखना होगा। और डॉक्टर साहब फिर वही बात है ना कि अल्लाह ताला ने जितना आपको नवाजा है फिर उतना ही बड़ा आपके लिए इम्तिहान भी है, ये दुनिया भी, और जितना महंगा आप सूट पहनेंगे उसका आपको इम्तिहान देना है आखिरत में भी। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। ज़िंदगी में एतदाल और म्याना रवि को अपनाएं क्योंकि ये ज़िंदगी का वो रवैया है जिससे आप कामयाब भी हो सकते हैं और दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, और इससे बड़ी नेकी कोई हो ही नहीं सकती फैसल कि आप किसी के लिए कुछ करें। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक ले, उसके बाद हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद कुछ इलाकों में मकड़ियों ने पनाह के लिए दरख्तों के इर्द गिर्द अपने जाले बना लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ खड़े पानी की वजह से मच्छर पैदा होना शुरू हो गए हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि मच्छर इन जालों में फंस जाएंगे जो किसी मुमकिन हद तक मलेरिया और डेंगू से निजात का बायस होगा। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल यानी सैलाब के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि इससे हमें फ़ायदा होगा या ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, फैसल ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ माहिर माहौलियात और एनवायरमेंटलिस्ट तौफीक पाशा साहब मौजूद हैं। तौफीक पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे अंदाज़ा है कि हो सकता है कि आपके गार्डन में कोई भाजी टेबल जो गार्डन है उसमें प्लांटेशन का टाइम हो, उससे आप टाइम निकाल के हमें दे रहे हैं। इट्स अ प्लेजर फॉर अस। तौफीक साहब, ये जो फिनोमिनन है जब इंसान आदमी अपने हाथों से तबाही करता है तो नेचर जो है फिर वो एक्शन में आती है। मैं चाहूँगा ये फिनोमिनन जो हुआ है कि मकड़ियों ने दरख्तों पे जाले बनाए, प्लीज़ हमें बताइए क्यों हुआ ये? देखिए, ये नेचर में हर चीज़ बहुत लॉजिकली काम करती है, सिस्टमैटिकली काम करती है और नेचर बैलेंस मेंटेन करता है। तो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, आपने जो वीडियो देखी है उसमें हमने इसके कुछ और भी पिक्चर्स और वीडियोस देखे हैं नेट पर। पाकिस्तान में नेचुरल फिनोमेना है जहाँ सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है। ये जो स्पाइडर्स हैं जो आमतौर पे घास में या पौधों पे होते हैं ग्राउंड लेवल पर, लोअर लेवल पे, वो पानी से बचने के लिए वो सभी ऊपर चले गए हैं और उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो नेट्स बनाएं। वो अपने वेब के नेट बनाते हैं जिसमें वो अपनी खुराक पकड़ते हैं और आप ये समझ लें मछेरे हैं और अपना जाल फेंक देते हैं। तो इनकी मछली उड़ने वाले कीड़े होते हैं और वो क्योंकि एक दरख्तों के अंदर कॉन्सेंट्रेट इतने ज़्यादा हो गए कि वो पूरा वेब उसके ऊपर जम जाता है। जब मच्छर उड़ता है या और कोई भी चीज़ उड़ता हुआ कीड़ा, और रात में बहुत ज़्यादा होते हैं उड़ने वाले कीड़े जो हैं, तो वो स्पाइडर नॉर्मली रात के वक्त में गार्डन्स में जो है आपको मिलेगा, नाइट में वो अपने वेब्स बनाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वो पकड़ लेता है। ये नेचर का अपना तरीका है, वरना मच्छर बहुत ज़्यादा होगा और मच्छर सिर्फ इंसान को नहीं तंग करता है, वो सारे जानवरों को, मुर्गी, गाय, बकरी, कुत्ते, सबको तंग करते हैं मच्छर। तो नेचर का अपना ये कंट्रोल है। इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और दरख्तों को ये स्मॉदर कर देते हैं तो दरख्तों का भी नुकसान हो सकता है। बट
फिर भी नेचर अपना बैलेंस मेंटेन करता है जी। सही। अच्छा सर, ये बताएगा, ये जो मकड़ियाँ जाले बना रही हैं, ये तो काफ़ी बड़ी तादाद में है, अब मुझे तो खैर देख के खौफ आने लग गया, ये क्या इंसान के लिए ख़तरा हो सकता है इन फ्यूचर? नहीं जी, नहीं। इससे इंसान का कोई ख़तरा नहीं। ठीक है। अच्छा तौफीक साहब, चले ऑब्वियसली ह्यूमंस का तो मसला नहीं है, बट मैं पूछना चाह रहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरीके से तो है, लेकिन क्या इससे जो ये प्लांटेशन है, जो ट्रीज़ हैं, उनको कोई नुकसान, उनके लीव्स आगे चल के कुछ ख़राब हो जाएं इस तरह की, या खुदा न खासा किसी फलदार दरख्त पे अगर ये लगा लें तो फिर वो सिचुएशन क्या होगी फ्यूचर में? जी, ये जैसे मैंने कहा, अगर ये इतना ज़्यादा हो जाता है ट्री के ऊपर तो ये उसको स्मॉदर कर देगा, वो सांस भी नहीं ले सकेगा, उसे रोशनी भी नहीं आएगी और प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, दरख्त मर भी सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली जो फ्लड टाइप सिचुएशंस होती हैं ये इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लास्ट नहीं करती हैं और फिर वो अपना नेचर अपने साइकिल में आ जाता है और एवरीथिंग गोज़ बैक। सिर्फ हमने ये समझना है कि हमारे यहाँ इस वक्त भी फ्लड की जो हालत है वो ये है कि बहुत सारे इलाके हमारे अभी तक 4 महीने बाद भी अंडर वाटर हैं और हमने उस पूरी चीज़ को सोचना है कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। और आपको पता है पिछले कुछ दिनों से तो ठंड हो गई है, लेकिन अगर आप इंटीरियर में चले जाएं तो वहाँ तो काफ़ी दिनों से ठंड हुई हुई है। तौफीक साहब, ये अच्छा जैसे आप कह रहे हैं, हमारी टीम भी 2 वीक पहले वी वेंट टू गम्बट हाला के पास, तो वहाँ पे भी सिचुएशन बड़ी इस वक्त। और आप अच्छा सर, ये कहाँ की आप जो गए थे वो कौन सा एरिया था? ये जी जूही दादू, यस, वहाँ भी बड़ा मसला है। तो सर ये बताएं कि इज़ इट एन अपॉर्चुनिटी? अभी तो तबाही हुई हुई है, जो मैंने भी देखा खजूर की जो फसलें थी सर वो अभी भी ड्रेंच्ड है पानी में, जो निकाल पा रहे हैं पानी वो निकाल पा रहे हैं, जो नहीं निकाल पा रहे वो नहीं निकाल पा रहे। तो हम इस डिज़ास्टर को अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं? देखिए, कभी कभार तो फ्लड्स जो है ना, वैसे अक्सर जो फ्लड आता है, नॉर्मल जो फ्लड्स होते हैं वो नेचर का एक तरीका होता है कि वो स्लेट को साफ कर देता है और आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वेरी सिंपल टर्म्स में डालना। या इसमें ये होता है कि फ्लड के पानी के साथ में सिल्ट आता है, रेत आती है, वो ज़मीन के लिए उसको रिजुविनेट करती है। तो ये तो चीज़ें होती हैं। ये जो फ्लड है ये ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ बारिश का पानी एक जगह में जमा हुआ है, ये दरिया का फ्लड नहीं है। तो इसमें मसाइल हैं, लेकिन इनको एक तो इनके साथ में टैकल आप किस तरह करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और जो इससे जो सिचुएशंस अराइज हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारा ये इलाका वैसे ही बहुत वाटर लॉग था, ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी था, ये सेम ज़्यादा इलाके थे और इनमें ड्रेनेज भी नहीं थी। तो आगे चल के ठीक तौफीक साहब, आपको रोकना पड़ेगा। और इस ब्रेकिंग से पहले हम बात कर रहे थे सर तौफीक पाशा साहब से। अच्छा तौफीक साहब, जैसे कि आप खुद भी कह रहे थे कि ऑलरेडी जिन इलाकों में ये पानी अभी खड़ा हुआ था वो पहले से वाटर लॉक थे, सर बड़े जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें इसको अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, तो कैसे बना सकते हैं? ये ज़मीन ख़राब नहीं हो गई होगी? 4-4 महीने इस पर पानी खड़ा रहा है। जी बिल्कुल, और इससे दोबारा कोई ख़ास फसल लगाने के लिए इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तो ये पानी वैसे ही वाटर लॉक ज़मीनें हैं तो इसको वक्त लगेगा, और एक बार सरफेस का पानी जब निकल जाएगा तो उसके बाद हमें ग्राउंड वाटर का टेबल भी लोअर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आम तौर पे जो खेती बाड़ी करते हैं वो उस पर हल चलाएंगे, कुछ ज़मीन का ऊपर का सरफेस सूखेगा, फिर वो कुछ बहुत छोटी वाली फसलें जो होती हैं वो लगा देंगे ताकि ज़मीन की इम्प्रूवमेंट होने लगे। और इस साल हमें पता है गंदम भी नहीं लगेगी इन ज़मीनों में, तो दिस आर गोइंग टू बी मेजर इश्यूज़। लेकिन आगे चल के इन्हीं ज़मीनों में हमने ऐसे दरख्त हमें लगाने चाहिए जो ज़मीन के पानी को जज़्ब करके हवा में उड़ा देंगे। तो बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, हमें पता है, हमने ट्रीज़ के ऊपर पहले प्रोग्राम्स किए हैं, और कुछ ऐसे दरख्त हैं जिनके बारे में मैं ख़ास तौर पे हमेशा लोगों को टोकता था कि जी आप इनको शहर में मत लगाएं, कराची में मत लगाएं, बड़े शहरों में ना लगाएं, ये आपका पानी भी पी लेते हैं और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करते हैं। लेकिन ये वही दरख्त हैं जो ऐसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम वो वाले दरख्त लगाएं जो ज़मीन का पानी
निकालते हैं, क्योंकि इसके अलावा एक ही चॉइस है कि आप बोरिंग करें, कुएं करें, उसमें डीजल या बिजली जला के वो पानी निकालें, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेचर का तरीका है, आप नेचर का तरीका यूज़ करें। और ऐसे दरख्त जो हैं वो 2-3 साल के बाद उनकी लकड़ी बिकती भी है, तो वो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का एक हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें यूकलिप्टस है, जो कोनोकॉर्पस है, जिसके लिए मैं कराची में मना करता था और बार बार ये आपने हमेशा मुझे सुना कहते हुए कि ये उन इलाकों में लगाएं जहाँ वाटर लॉग्ड है ज़मीनें, ये ज़मीन को कारामद करेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और होगा ये कि 3 साल या 2 साल के बाद वो लकड़ी जो है वो बिकती भी है, वो चिपबोर्ड वगैरह इन चीज़ों के लिए बिकती है। तो एक जो फार्मर्स का ये जो 2 साल की फसलें उनकी ख़राब हुई होंगी, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा उस ज़मीन में से, और ज़मीन का पानी भी नीचे जाएगा और उसमें वो ज़मीन इस्तेमाल के काबिल भी होगी। जी, ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है तौफीक साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्ते। और ये वही बात है ना कि फैसल, अक्ल वाली बात है कि अगर आप इस पानी की वजह से अपनी ग्रीनरी में इजाफा कर लें, क्योंकि आप आला हुकाम से तो क्या ही उम्मीद रखेंगे कि वो इस तरह कोई काम आपको करती नजर आएगी। आज के प्रोग्राम से इतने, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।